उन्वान, वो रात जब सब कुछ बदल गया। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां इंसान सोचता कुछ है और तकदीर इसका खेल किसी और ही ढंग से रचा रही होती है। मेरे शौहर के अचानक इंतकाल ने मेरी हनसती बसती दुनिया को एक ऐसे सुनाटे में धकेल दिया था जिसकी तारीकी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो पूरा 2 मंजिला मकान जो कभी कहकहों से गूंजतन था, अब एक भयानक कब्रिस्तान की मानिंद महसूस होता था। घर में न सास थी, न ससुर और न ही कोई ननद। शौहर की वफात को अभी बमुश्किल 5 दिन ही गुजरे थे कि तन्हाई के खौफ ने मेरे गर्द घेरा डाल लिया। रात होते ही पूरा घर पुरस्कार खामोशी में डूब जाता और हवा का मामूली सा झोंका भी मेरी धड़कनें तेज कर देता। उसी खौफ और बेबसी के आलम में मैंने अपने देवर हसनैन को रात के वक्त अपने कमरे के बाहर या साथ वाले कमरे में सो जाने की इल्तिजा की ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला रहे। हसनैन की उम्र महज 19 साल थी, मगर उसका कद-काठ और जिस्मानी साख्त किसी मुकम्मल जवान मर्द की तरह थी। मैंने इसे हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह देखा था और वो भी मुझे निहायत एहतराम से भाभी माँ कहकर पुकारता था। मगर मेरी माँ ने, जो दुनिया के सर्दवाओ गरम देख चुकी थी, मुझे पहले ही दिन तंबी की थी, बेटी, वो अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारी गोद में खेलता था। जवानी की दहलीज पर है, उससे फासिला रखो। इसे यूं आजादाना अपने कमरे में न आने दिया करो। दुनिया बड़ी जालिम है और मर्द की नियत का कोई एतबार नहीं। मैंने उस वक्त अपनी माँ की बातों को बदगुमानी समझकर हंस के टाल दिया था, लेकिन शौहर की वफात के बाद रात की तन्हाई में उनके ये अल्फाज मेरे कानों में साई साई करने लगे। फिर वो शोमई किस्मत की रात आई। रात के 12 बज चुके थे और हसनैन अभी तक घर नहीं लौटा था। मेरे दिल में एक तरफ तो खौफ था, लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सा सुकून भी था कि शायद वो बाहर ही रहे तो मेरी बेचैनी कम रहे। अचानक मरकजी दरवाजे पर भारी दस्तक हुई। मैंने लरजते हाथों से कुंडी खोली तो सामने हसनैन खड़ा था। इसके हाथ में एक मारूफ रेस्टोरेंट के खाने की थाली थी। इसके चेहरे पर मामूल से ज्यादा हमदर्दी और आंखों में एक चमक थी। इसने निहायत लचकदार और नरम लहजे में कहा, भाभी, भाई के जाने के बाद मैं आपको टूटते हुए नहीं देख सकता। अब मैं आपको भी नहीं खोना चाहता। इसके लहजे की हद से ज्यादा नरमी ने मेरे दिल में सनसनी फैला दी। इसने फौरन एक तजावीज पेश की, ये नीचे का कमरा वीरान और छत के करीब है, खतरे से खाली नहीं। आप फिलहाल मेरे नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। वहां आप महफूज रहेंगी और मैं आपकी देखभाल आसानी से कर सकूंगा। मैं बेबसी के आलम में इसकी बात मान गई, मगर जैसे ही मैं हसनैन के कमरे में दाखिल हुई, मेरी नजरें वहां पड़ी एक खुली अलमारी पर जम गई। मेरा सांस हलक में अटक गया। अलमारी के ताक में मेरे वो तमाम जेवरात खले पड़े थे जो मैंने अपने शौहर की जिंदगी में एक इंतहाई महफूज जगह छुपा कर रखे थे। हसनैन को इन जेवरात का पता कैसे चला और वो उसके कमरे में क्या कर रहे थे? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और एक अनजाना खौफ मेरे रगों में दौड़ गया। अब इसके कि मैं इससे कुछ पूछती, उसने खुलूस का नाटक करते हुए गरम गरम खाना मेरे सामने रख दिया। भूख और ज़हनी तनाव की वजह से मैंने चंद नवाले खा लिए, लेकिन खाना खाते ही चंद मिनटों के अंदर मुझ पर शदीद गुनूदगी तारी होने लगी। मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी बेसुध नींद की वादी में उतर गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सर शदीद दर्द से फट रहा था। हसनैन सामने बैठा चाय पी
रहा था। जब मैंने रात की बेहोशी का जिक्र किया तो उसने बगैर किसी झिझक के इतराफ किया, भाभी, आप बहुत ज़हनी तनाव में थीं, इसलिए मैंने खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं ताकि आप सुकून से सो सकें। इसका ये अंदाज इतना बेबाक था कि मुझे अपने झुरझरी आ गई। अभी मैं संभल भी ना पाई थी कि इसने अगला वार किया। इसने जेवरात की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपके तमाम रिश्तेदार बेहिस और लालची हैं। मैंने अपने एक काबिल एतमाद दोस्त से बात की है। हम ये जेवरात बेचकर शहर की एक महफूज सोसाइटी में नया घर ले लेते हैं ताकि आपका मुस्तकबिल हमेशा के लिए महफूज हो जाए। शौहर के जाने के बाद रिश्तेदारों के ठंडे रवैये ने मुझे पहले ही तोड़ दिया था, और उस वक्त मैं इतनी खौफजदा और नफसियाती तौर पर कमजोर थी कि मैंने ना चाहते हुए भी इसकी बात पर खामोशी इख्तियार कर ली। इस दिन के बाद हसनैन का रूप यकसर बदल गया। इसकी आंखों का एहतराम गायब हो चुका था और उनकी जगह एक हाकिमाना गुरूर ने ले ली थी। वो रात गए तक घर से गायब रहता और अगर मैं जरा भी सवाल करती तो वो गुस्से से चीखने लगता। एक रात जब मैंने उससे जेवरात की रकम और नए घर का पूछा तो उसने दरिंदों की तरह मेरी तरफ देखा, दरवाजा अंदर से लॉक किया और मेरे बिल्कुल करीब आकर बोला, भाभी, अब बहुत हो गया। लोग वैसे भी बातें बना रहे हैं। तुम मुझसे खामोशी से निकाह कर लो, वरना अगर इस घर से बाहर गई तो दुनिया तुम्हें गुनाहगार और बदकिरदार समझेगी। मेरा खून जम गया। इस एक जुमले ने सारे पुरस्कार पर्दे उठा दिए। मुझे समझ आ गया कि वो पहले दिन से एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम कर रहा था। वो मुझे तन्हा करके, मेरा माली सहारा छीनकर और मुझे नफसियाती तौर पर तोड़कर मुझ पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ अभी बाकी था। अभी इस धमकी को 2 दिन ही गुजरे थे कि एक शाम बाहर गली में शोर बुलंद हुआ। मोहल्ले के कई मर्द और औरतें मेरे दरवाजे पर जमा हो चुके थे। उनके चेहरों पर नफरत और गुस्सा था। उन्होंने मुझ पर सीधा इल्जाम लगाया, शौहर की वफात के फौरन बाद तुम एक जवान लड़के के साथ इस तरह अकेली रह रही हो। तुमने हमारे मोहल्ले के माहौल को खराब कर दिया है। इन्होंने मुझे फौरन घर खाली करने का हुक्म दिया। हसनैन इस सारे तमाशे के दौरान खामोश खड़ा रहा और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इस लम्हे मुझे सच्चाई का नन्हा रूप नजर आया। ये अफवाहें किसी और ने नहीं बल्कि हसनैन ने खुद मोहल्ले में फैलाई थी ताकि मेरी इज्जत और साख मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए और मेरे पास इससे निकाह करने के अलावा कोई रास्ता ना बचे। मगर मैंने उसकी ब्लैकमेलर के आगे झुकने के बजाय जहर का प्याला पीना गवारा किया। मैंने अपने अंसों को नीचे अपना एक छोटा सा साइड बैग उठाया और इस घर को, हसनैन की मुकरवाओ फरेब की दुनिया को और इस जालिम मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस तारीख रात को जब मैं तन्हा सड़क पर सामान का बैग उठाए चल रही थी तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये दुनिया एक बेसहारा और तन्हा औरत के लिए कितनी बेरहम और जालिम हो सकती है। अपनों के बेस में छपे आस्तीन के सांप पराई दुनिया के दरिंदों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अल्लाह पाक हर बेसहारा औरत की इज्जत, आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन।